नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित एकेडमी यूके पीसीएस के चैनल पे। आज हम हमारी त्रिशूल सीरीज का जो कि पीवाईक्यू सीरीज है 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि दैट वी हैव अ वेरी वेल एक्सपीरियंस टीम। क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें तो यूपीएससी एंड स्टेट पीचेस को मिला के 22 मेंस एंड 14 इंटरव्यू एंड द होल टीम इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट डॉक्टर अमित यूपीएससी 5 मेंस 3 इंटरव्यूज, Tiwari sir 25 years 4 pieces interview including myself, 3 mains 1 GPS interview and there are other teammates also। तो आप यू कैन रिलाई ऑन आवर टीम। तो इस वीडियो में हम 2014 का पेपर देखेंगे। इससे पहले के सारे पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द 6th century BC was period of great religious upheaval in all the parts of the world। जब 600 BC के आसपास का समय था, पूरे वर्ल्ड में ही ग्रेट अपहीवल था। यस, इंडिया में भी कह लो या फिर सोक्रेट्स, कन्फ्यूशियस, ये सारे वर्ल्ड में थे, बहुत सारे लीडर्स थे जो कि नई फिलोसफीज, अल्टरनेट फिलोसफीज लेके आ रहे थे। और सेकंड कह रहा है द वैदिक रिलीजन हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। यस, वैदिक रिलीजन जो है 606 सेंचुरी के आसपास लेटर वैदिक का टाइम आ जाता है, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी। कास्ट वर्णा सिस्टम भी रिजिड हो गया था, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन आ गया था। तो दोनों ही हमारी सही हो जाएंगी। भगवतिज्म का हमें अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस कहां से मिलता है? तो आप देखोगे ब्रह्मनिज्म का हमें मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, वहां पर एक पिलर है गरुड़ पिलर, गरुड़ कॉलम कह लो, गरुड़ पिलर कह लो, बेसनगर जगह है, वो हमको मिलता है। जो बनाने वाला कौन था? इट वाज हेलियोडोरस, ही वाज इंडो ग्रीक। ठीक है, तो हेलियोडोरस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम हेलियोडोरस पिलर भी बोल सकते हैं या गरुड़ पिलर भी बोल सकते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो था मिलिंड पाना, ये इंडो ग्रीक, किस इंडो ग्रीक राजा के बारे में बताता है? ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है यूपी पीछे में। तो ये हमें बताता है जो मिनिंडर द फर्स्ट है उसके बारे में। और इसके इस बुक में बताया क्या गया है, जो मिनिंडर है और जो नागसेन है बुद्धिस्ट मोंक, उनका डिस्कशन इसमें होता है। और मिलिंडा पानो का मतलब क्या है? द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंड। तो इसमें वो बुद्धिस्ट इसको कन्वर्ट कर देता है, तो ये नाम भी पूछा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर टू द फर्स्ट टाइम। हमें वर्णा कहां मिलता है? वर्णा हमें ऋग्वेदा में मिलता है फर्स्ट टाइम पर। ये ध्यान रखना कि उस टाइम पर 4 वर्णा होते थे, बट दे वर यूज्ड टू बी इंटरचेंजेबली। आप बाई बर्थ आपका नहीं होता था, बाई वर्क या बाई ऑक्यूपेशन आपका वर्णा डिसाइड होता था। ऋग्वेदा में हिम्स थे, अथर्ववेदा में मैजिक वगैरह था, सामवेदा में म्यूजिक मेलोडी थी, और यजुर्वेदा में जो जो सैक्रिफाइस होते थे, मतलब यज्ञ के बारे में, वो सब होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर डिफरेंट कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, विच वन वाज नॉट द कॉज। तो गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होने के पीछे कौन से कारण थे, उसमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर इज अरब इन्वेजन। बिकॉज गुप्ता एम्पायर आने से पहले, डिक्लाइन होने से पहले तो अरब आए ही नहीं थे। अरब तो आते ही 711-12 के आसपास है, मोहम्मद बिन कासिम आता है, वो सब ना। तो मतलब इन्वेजन होते हैं, लेकिन वो भी अगर आ भी रहे थे तो वो ट्रेड वगैरह चल रहा था। इसमें गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होने में अरब्स का कोई रोल नहीं था। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास का हमें एक बुक मिलती है 13th सेंचुरी की, सुलेमान अल हुलाकत। इसमें हमें मैग्नेटिक कंपास का एविडेंस मिलता है। क्वाइट फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट याद रख सकते हो। ड्यूरिंग आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इश्यू द गोल्ड कॉइन। दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हुआ मतलब 1526 में। लोधी हार जाता है, इब्राहिम लोधी बाबर से। तो उसके बाद गोल्ड कॉइन अगर देखो तो हुमायूं इशू करता है गोल्ड कॉइन्स। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम रिलेटेड टू महात्मा गांधी द ओल्डेस्ट। तो गांधी जी का आश्रम तो आपको पता है कि अहमदाबाद में है, साबरमती किनारे पे। लेकिन ओल्डेस्ट आश्रम पूछा है तो वो हमारा फिनिक्स हो जाएगा, बिकॉज ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने बनाया था। तो ओल्डेस्ट पूछा है तो देखो यहाँ भारत नहीं लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल ओल्डेस्ट लोगे साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में लगभग 21 साल बिता के आए थे, और 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं, जिसको हम भारतीय प्रवासी दिवस बनाते हैं। बॉम्बे में उतरे थे। हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण? अगेन रिपीट क्वेश्चन है। तो नील दर्पण में क्या था? नील की खेती, मतलब इंडिगो रिवोल्ट के बारे में है। तो ये हमारे दीन बंधु मित्र के बारे में है, दीन बंधु मित्रा ने इसको लिखा है। ये जो आदमी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये हमारे विडोरी मैरिज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है, चट्टोपाध्याय, ये हमारे वंदे मातरम जो इनकी बुक है उसमें आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अजीमुल्ला खान वाज द एडवाइजर। अजीमुल्ला खान किसके एडवाइजर थे? वो हमारे नाना साहेब के। नाना साहेब जो थे मराठा के लास्ट रूलर थे, जो कि पुणे में बैठते थे। बाद में थर्ड एंग्लो मराठा के बाद इनको कानपुर शिफ्ट किया गया। इन्होंने 1857 में कानपुर से ही लीड किया नाना साहेब ने। तो इनके जो लीडर, जो एडवाइजर थे, इट वाज अजीमुल्ला खान।
लक्ष्मीबाई आपको पता है कि भाई इधर से अपने झांसी से लीड कर रही थी, और कुंवर सिंह है ये बिहार से लीड कर रहे थे, जगदीशपुर से। हु एस्टेब्लिश्ड सत्य शोधक समाज, मतलब द सीकर ऑफ द ट्रूथ, तो ये हमारे ज्योतिबा फुले जी हैं। ये चाहते थे कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स आए, कास्ट बैरियर टूटे, वुमेन को एजुकेशन मिले। तो इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत इंटरकास्ट मैरिज वगैरह भी कराई। तो ये बहुत ज्यादा मतलब रिफॉर्मिस्ट लेवल के आदमी थे। तो आप देखोगे इनका, इनकी जो वाइफ है सावित्री बाई, उन्होंने भी महिलाओं के लिए कॉलेज खोले थे। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी सेन गुप्ता, ये सारे किसके लिए जेल में गए थे? ये एक कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1924 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इसमें क्या था कि जो बोल्शेविक वाले थे वो क्या क्या सोचते हैं कि राजा को हटा सकते हैं। तो इस प्रकार मतलब जो जो डोमिनेटिंग पावर है उसको हटाने के लिए थे। तो इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थी। तो ऐसे 4-5 कॉन्स्पिरेसी हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी जिसमें भगत सिंह को फांसी हुई। ठीक है। एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी जिसमें काकोरी में ट्रेन लूटी गई। या फिर आपने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी मान लो, लॉर्ड हार्डिंग में बम फेंका गया 1911 में। एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है। तो इस प्रकार के कई सारे कॉन्स्पिरेसीज हैं। उनके नाम, उनके ईयर आपको पता चाहिए। मैच द फॉलोइंग, तो आपको यहां पर 4 आर के फीचर दिए और वो मैच करने थे। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो जो गोल गुब्बंद है ये तो आपको पता ही रहना चाहिए कि ये मोहम्मद आदिल शाह का था। ठीक है, बीजापुर के राजा हुआ करते थे। तो ट्रू आर्च आपको बलबन के डोम में मिलेंगी, जो कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर ये मिलता है। ऑक्टागोनल डोम हमारा शेरशाह के टॉम में मिलता है। शेरशाह का टॉम हमारे यहाँ बिहार में आपको मिलेगा, सासाराम में, विच इज आल्सो नोन एज सेकंड ताजमहल, तो उसमें मिलेगा। और ऑक्टागोनल टॉम जो है ये अफगान जो आर्किटेक्चर है उसका मेन फीचर होता है। डबल डोम आपको सिकंदर लोदी के डोम में मिलेगा। सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था, इनकी मदर हिंदू थी। तो हम याद कैसे करेंगे, हिंदू मदर थी, फादर मुस्लिम थे, तो दोनों के लिए एक एक डोम बनाया, तो डबल डोम। विच मोन्यूमेंट इज नॉट एट फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी कौन सा नहीं है? तो भाई अकबरी महल, अकबरी महल आगरा में आता है, फतेहपुर में नहीं आता है। इसके अलावा जोधाबाई का प्लेस तो बनाया ही था अकबर ने। पंचमहल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर था। ये पीवाई क्यू है, हरियाणा पीसीएस में भी आया था, और राजस्थान पीसीएस में भी मैंने देखा है। तो पंचमहल ये ऐसे 5 लेयर होती थी और ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में काउंट होता है। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की देखें तो भाई ओशन फ्लोर के अंदर सबसे एक्सटेंसिव पार्ट क्या है? तो ओशन का जो फ्लोर है उसका नीचे, जो बिल्कुल नीचे जो समतल है, एबेसियन प्लेन, तो डीप सी प्लेन बोल सकते हो या एबेसियल प्लेन्स, वो सबसे बड़ा फीचर है। गेरेनाडा इज लोकेटेड इन, तो ये गेरेनाडा आइलैंड है। ये वैसे बहुत पॉपुलर तो आइलैंड तो नहीं है, बट जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं हमारे साउथ अमेरिका के पास, ये वहां पर एग्जिस्ट करता है। A telegram was sent from Greenwich at 12 noon. The time for the transmission was 12 minutes. It reached the town at 6 p.m. The longitude of the town which, तो देखो ग्रीनविच मेरिडियन जो है यहाँ से हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरती है। उससे आप ईस्टर्न में जाओगे तो आपका टाइम प्लस होता जाएगा, वेस्ट में जाओगे तो टाइम माइनस होता जाएगा। और टाइम का जो किस्सा वो है 360 डिग्री 24 मिनट, मतलब 1 डिग्री जब चेंज होगा तो 4 मिनट चेंज हो जाएंगी। तो यहां पर आपको देखना है कि भाई 12 मिनट में पहुंच रहा है, तो 12 बजे जब भेजा है, शाम को 6 घंटे लग गए हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसमें है ना डिग्री कितना हुआ। तो आपको सीधे सा बताया कि भाई टाइम प्लस में जा रहा है तो आप वेस्ट तो काट ही दो, क्योंकि वेस्ट में टाइम माइनस में होगा। तो अब आपके सामने 2 बचे हैं बस, 87 97। आप इस टाइम को कन्वर्ट करोगे 6 घंटे को, और उसमें आप उसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो वो हमारा 87 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज ईस्ट में आप जा रहे हो, तो उस हिसाब से ये काउंट होता है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रुप, तो ये चार चार रॉक्स के नाम दे रखे थे, नीस, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। तो इसमें से अलग कौन सा, ओड वन आउट पूछा है। तो जो नीस जो है, इट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, इट इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। तो ये आपका एकदम से अलग हो जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क क्या हो गया, जो भी टाइप्स ऑफ रॉक हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो आपको एकदम याद होनी चाहिए। कि मान लो आपसे पूछ ले कि ये कौन सी रॉक है, ये मान लो प्यूमाइस है, मान लो ये ग्रेनाइट है, मान लो ये सैंडस्टोन है, डोलोमाइट है। तो इनका एक टेबल होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट आफ्टर 2011, तो इन वैसे तो देखो ओवरऑल लिटरेसी रेट हाईएस्ट केरला का आता है, लेकिन यहां पर केरला ऑप्शन में नहीं है। तो इन चारों में से हमारा मिजोरम का आता है 91.33। फिर आपसे मैच द फॉलोइंग में फिर से पूछा गया, 4 इंडस्ट्री दी गई और आपको 4 लोकेशन दी गई, फर्टिलाइजर, ग्लास, सीमेंट और सिंथेटिक सिल्क। ऑप्शन में ये 4 थे, कोटा, उदयपुर, जयपुर और श्रीगंगानगर। तो आप देखो कि फर्टिलाइजर जो है ये हमारे श्रीगंगानगर में है।
ग्लास जो है जयपुर के फेमस है, सीमेंट उदयपुर की फेमस है, और सिंथेटिक सिल्क हमारी कोटा की है। थोड़ा सा मतलब राजस्थान का स्पेसिफिक हो गया, बट पेपर में आए हैं तो दोबारा भी आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एसोसिएटेड विद द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? तो भाई सरदार सरोवर डैम हमारा नर्मदा नदी पे है, और केवड़िया करके गांव है, उसको हम केवड़िया धाम बोलते हैं। वहां पर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची एक प्रतिमा बना रखी है, तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची है वो, तो उसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, केवड़िया धाम भी बोला जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैप का एक क्वेश्चन आया था, आपको 4 जगह दी गई थी, आपको ये बताना था कि कौन सी जगह मतलब कहां पर है। तो आप देखो भाई, सतपुरा है, सतपुरा जो माउंटेन्स भी है, विंध्या सतपुरा, ये एमपी में आती हैं। सोन वैली हमारी एमपी में आती है, कोरबा जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ में आता है, और जो कनपुरवा है ये हमारा झारखंड में आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो जो जो फेमस माइंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, प्लेसेस हैं, टूरिज्म के हैं, रिलीजियस हैं, उनकी लोकेशंस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ईस्ट से वेस्ट में आपको अरेंज करना था माउंटेन पीक्स को, तो भाई कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, तो ये इस प्रकार का आपको अरेंज करना था। ईस्ट से वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट कंचनजंगा सिक्किम में है, फिर एवरेस्ट आता है, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, तो मतलब इधर से इधर हमें नॉर्थ ईस्ट से लेके जम्मू कश्मीर की तरफ जाना था, ईस्ट टू वेस्ट। Which of the following is the correct sequence of the states of India having descending order of their areas? आपको कम एरिया, ज्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ जाना था। मान लो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। हमारे लिए लेसन क्या है, हिमाचल उत्तराखंड दोनों ही छोटे स्टेट हैं, बट आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड का एरिया हिमाचल से छोटा है। एग्जैक्टली उत्तराखंड का ही पेपर आएगा, तो आपको 53483 स्क्वायर किलोमीटर याद होना चाहिए। हरियाणा आप देखोगे तो इससे छोटा है, ये एक लेसन आपके लिए। हरियाणा उत्तराखंड से भी छोटा है, 44,212 है बस। विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट जॉइन द गंगा रिवर फ्रॉम द लेफ्ट? तो गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मान लो गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, रामगंगा, वो सब। लेकिन सोन रिवर जो हो नीचे से आती है, यहां से अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा उधर चली जाएगी, सोन ऊपर चली जाएगी, और इधर हमारी महानदी निकल जाएगी। तो ये राइट साइड से आती है, पटना के पास मिलती है सोन रिवर। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। तो आपका जो रिवर वाला चैप्टर है ना, वो बार बार पेपर में आ रहा है। मैच द फॉलोइंग में आप देखोगे कि सी पोर्ट्स हैं, एलएपी, एन्नोर, पारादीप, काकीनाडा। तो भाई एलएपी आप देखोगे तो ये केरला में है, एन्नोर हमारा पोर्ट भी है तमिलनाडु का, पारादीप भी पोर्ट है उड़ीसा का, काकीनाडा भी पोर्ट है आंध्र प्रदेश का। तो बाकी जो पोर्ट्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। मान लो जवाहरलाल नेहरू वाला है, जेएनपीटी। इसके बाद हमारा भाई ये क्या बोलता है, डायमंड हार्बर हो गया। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। विजैक हो गया। बसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन डेक्कन प्लेट्यू आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पीरियड? तो बसाल्टिक लावा के जो रॉक्स थे वो हमारे जो क्रेटासियस पीरियड था उसमें बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्रेटासियस पीरियड है, ये लास्ट और सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट है मेसोजोइक एरा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेसोजोइक का लास्ट पीरियड है। एज पर द सेंसस 2011 सेक्स रेशो पूछा था भारत में, तो भारत का सेक्स रेशो 943 था, इसमें ऑप्शन नहीं था। तो आप क्लोजेस्ट भी ले सकते थे, मान लो 947 भी ले सकते हो, 940 भी, लेकिन ये क्वेश्चन बाद में कैंसिल हो गया होगा। एग्जैक्टली जो 2011 मेंशन किया तो 943 ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज फेमस फॉर द रबर कल्टीवेशन? तो रबर के लिए तो भाई इंडिया का 90% रबर जो है एक ही जगह से आता है, केरल 90%। इसके बाद थोड़ा बहुत तमिलनाडु से, थोड़ा बहुत कर्नाटका से, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी आता है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो फेमस हैं, मान लो जैसे मिक्का है, मिक्का आपका एक ही जगह से आता है, नल्लोर शाह माइंस, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे ही हमारा केरल से 90%। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विच हैज बीन अकॉर्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमारा हिमाचल प्रदेश में आता है। उत्तराखंड के तो आपको पता ही है भाई, नंदा देवी है, फ्लावर ऑफ वैली है, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। तो हिमाचल प्रदेश में आता है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो हमारे जो भी नेशनल पार्क हैं वो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, जो पीवाईक्यू में आए हैं वो तो याद कर ही लो। तो ये 1984 में एस्टेब्लिश किया गया था कुल्लू रीजन में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन? तो हमारे लगभग 19 जोन हैं, उसमें से नॉर्थ सेंट्रल जोन का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। वन ऑफ द बिग सेंटर है ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का। विच द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड? आपको 4 नाम दिए बायोस्फीयर रिजर्व्स के, आपसे स्टेट पूछा गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोकरेक मेघालय में है, अगस्त मलई केरला में है,
कंचनजंगा तो हमारा सिक्किम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिमाचल प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हमारी। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन ए गिवन रीजन, एक किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सर्वाइव, मतलब उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा अगर होगा तो वो इकोसिस्टम मतलब डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कैरिंग कैपेसिटी बोल देंगे। बायोडाइवर्सिटी चेंज इंक्रीज टुवर्ड इक्वेटर, यस बिल्कुल सही बात है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ। तो आप इक्वेटर की तरफ जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, बिकॉज वहां पर डेंस फॉरेस्ट है, हैवी रेनफॉल होती है, और वहां पर हर चीज की वैरायटी ज्यादा मिलेगी आपको। विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको भाई ग्रीन हाउस गैस चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि फॉसिल फ्यूल बर्न करने से निकलती है, फैक्ट्री से, आपकी मान लो ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल्स हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल गैस फॉर द ग्रीन हाउस गैस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस के अंदर क्या होता है, मेन मीथेन होती है, मान लो गोबर वगैरह है, पशुओं का चारा है, इवन आप जो पैडी कल्टीवेशन करते हो, राइस करते हो, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है मीथेन का, CH4 का, ठीक है। पॉलिटी पे आते हैं। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया था, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कोलकाता में बनाया गया था, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारा वैरन हेस्टिंग्स थे। सुप्रीम कोर्ट जब बनाया गया है तो लॉर्ड इम्फे, एलिजा इम्फे करके थे ये, ठीक है, ये लगभग 1783-84 तक ये रहे थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, UNHRC, तो उसमें हमारे फर्स्ट इंडियन जो है 1946 में वो मतलब ये बनाया गया था, तो उस टाइम पर हमारे हंसा मेहता है जो पहले इंडियन है। अच्छा, व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट केम इनटू फोर्स, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार आ चुके हैं कि कोई एक्ट कब बना और वो फोर्स में कब आया, तो फोर्स में मतलब वो लागू कब हुआ, तो 1993 में ये लागू हो गया था। स्टेट असेंबली जो है वो किस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, प्रेसिडेंट में बिल्कुल कर सकती है, मेंबर ऑफ बिल्कुल कर सकती है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट को हटाते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो आपकी बाकी सारे सही है, ये दूसरा हटा देना। विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द लोकल बॉडीज, इसमें अर्बन लोकल बॉडी पूछा था, अर्बन लोकल बॉडी में आपको पता है 74th, 73rd ने रूरल बॉडीज को बनाया था संविधानिक, और 74th अर्बन, ये दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। 1992 ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। When did by whom the jurisdiction of Supreme Court of India can be enlarged, सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको कौन बढ़ा सकता है, तो वो पार्लियामेंट बाय लॉ बढ़ा सकती है। जैसे कि आपको पता रहेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर हैं, उसके पास रेट पिटिशन रेट की पावर भी आर्टिकल 32 में, लेकिन वो रिट्स को जारी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो लेकिन उसकी जो पावर है अगर बढ़ानी हो तो पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, जबकि हाईकोर्ट के पास अदर रीजंस के लिए भी वो रिट जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर कुछ बढ़ानी है तो आप ये करोगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू होम, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भाई डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे तो वो गवर्नमेंट को होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन लार्जली वो लोकसभा को ही होते हैं, क्योंकि वो लोकसभा में इसे निकल के आए हैं। तो आर्टिकल 75 भी आप उसको बोलता है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे लोकसभा को ही कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हार्ट एंड सोल तो B.R. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ आर्टिकल 32 ऑप्शन में नहीं था, तो प्रियम्बल को भी हम कह सकते हैं कि बिकॉज उसके अंदर भी बहुत सारी जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल है जिन्होंने देखी है, उनका विजन अगर देखना हो तो हमें प्रियम्बल में ही झांकना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आप प्रियम्बल लगा सकते थे, बट हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 को कहा गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, ये यूपीएससी का PYQ भी है, तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट होता है वो डायरेक्टली आता है लोकसभा स्पीकर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन रिपीट आल्सो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर किसको अपॉइंट नहीं करता, तो स्टेट गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसी भी स्टेट का, ऑलमोस्ट सारे जो
अपॉइंटमेंट से गवर्नर करता है। लेकिन आप देखोगे जज ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का ना एक अलग रुतबा है, और वो सीधा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जाते हैं। तो ये प्रेसिडेंट का हो गया है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड। तो हमारा आर्टिकल, ये जो गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन आया था 1946 का, इसमें हमें असेंबली का मतलब दर्जा दिया गया था, कैसे बनाना है। स्टार्टिंग में कुछ 389 मेंबर्स थे, फिर बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इसमें से बैकआउट कर लिया, तो वो कम हो गए थे, तो वो याद रखना। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द इंडियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंडर क्या आता है? तो भाई प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे तो हम दो दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन प्रेसिडेंट भी उसका हिस्सा होता है, ये ध्यान रखना। इट इज मल्टीपल टाइम आस्क्ड, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग जब होती है दो हाउस की, तो प्रेसाइड कौन करेगा? तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। और ज्वाइंट सिटिंग किस में मेंशन्ड है? 108 में मेंशन्ड है। 108 का मतलब क्या हो गया? 108 हिंदू धर्म में पवित्र नंबर है, तो ज्वाइंट, ठीक है। ज्वाइंट मतलब जैसे आप क्या बताऊं कि मैं, ऐसे शिव जी बैठे हैं ऐसे ना, और उनके उन्होंने पैर फोल्ड कर रखे हैं, तो उनके घुटने ऐसे ज्वाइंट हो रखे हैं, तो शिव जी से याद कर लेना। और इसमें अगर मान लो डेप्टी, ये लोकसभा स्पीकर ना हो तो कौन आएगा? डेप्यूटी स्पीकर आ जाएगा। वो भी ना हो तो डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा आएगा। राज्यसभा का चेयरमैन नहीं आएगा, बिकॉज वो क्या होता है, वो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये ध्यान रखना। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भाई 6 65, ठीक है, 6 + 65 इलेक्शन मतलब कराने होते हैं 6 साल में, तो इसलिए 6 होता है। यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसकी, उसका भी 6 साल होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन फाइल कर, कहां फाइल कर सकते हो? तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में कर सकते हो, सिंपल सा फैक्ट है तो। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये पीआईएल कंसेप्ट लेके कौन आया था? ये लेके आए थे पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर जी, 1980s की बात है। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए पर्सन कैन कॉन्टेस्ट द पंचायत इलेक्शन इफ ही अटेन्स। अगर आपको पंचायत में मान लो इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी एज 21 होनी चाहिए। अगर आपको एमएलए बनना है तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। अगर आपको एमपी बनना है लोकसभा का तो 25, राज्यसभा का एमपी बनना है तो 30, प्रेसिडेंट बनना है तो 35, ठीक है। तो ये 21 होना चाहिए, लेकिन वोट डालने की उम्र हमारी 18 है पंचायत में। ये जो हमारा ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया 27%, ये कौन से अमेंडमेंट से आया था? तो वो आया था हमारा 93rd अमेंडमेंट, मंडल कमीशन के थ्रू, ठीक है भाई। ओथ ऑफ सीक्रेसी कौन दिलाता है गवर्नर को? तो वो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिला देगा। मैं, गवर्नर है, स्टेट का रोल है, तो हमारा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त? सबसे पहले लोकायुक्त किसने अपॉइंट किया था? वो था महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1971 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द लोकल बॉडी ओम्बड्समैन? तो हमारा जो सेकंड एआरसी आया था, एआरसी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसने कहा था कि लोकल बॉडी ओम्बड्समैन बनना चाहिए। फैक्चुअल से बट याद रखना चाहिए। इनमें से पूछे कौन सी कमेटी नहीं जुड़ी हुई है पंचायती राज से? तो भाई आप देखते पहचाना चाहिए आपको, दिनेश गोस्वामी इज अ वेरी फेमस कमेटी फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें ना। तो बाकी जो है एल एम सिंघवी है, सदीक अली है, अशोक मेहता है, और भी आते हैं इसमें, हनुमंत राव कमेटी आती है, बलवंत राय मेहता आती है, ठीक है। तो कई सारे हैं, तो लेकिन दिनेश गोस्वामी इज द वेरी पॉपुलर कमेटी फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अच्छा, रिजर्वेशन अगर आपको देना हो एडमिशन कॉलेज वगैरह में, तो आपको कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट करना पड़ेगा? तो वो आर्टिकल हमारा 15(5) अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो किया भी है 15(5) में। राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया 86 अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन वो फोर्स में कब आया? तो वो फोर्स में आया 2010 में। ये एक्ट बनाया गया था 2002 में, 86 अमेंडमेंट 2002। फिर बाद में एक कानून बनाया गया अलग से, राइट टू एजुकेशन 2009 में, लेकिन फाइनली 2010 में इसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया था। अच्छा, ब्रिक्स का मेंबर कौन नहीं है? तो भाई सऊदी अरब नहीं है, क्योंकि इसमें ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये तो सारे हो ही गई। और ऐसे हमारा साउथ अफ्रीका, 2010 में ऐड हुआ था। पहले भी इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसका ये जो टर्म है ये किसने बनाई थी? इट वॉज जिम ओ नेल, 2001 में टर्म बनाई थी। तो आपके लिए होमवर्क क्या हो गया? जितनी भी इंटरनेशनल बॉडी है, सार्क, बिम्स्टेक, एससीओ, नाटो, ठीक है, ये ब्रिक्स, इसके अलावा आसियान, ये G20, G7, इन सब के मेंबर आपको याद होने चाहिए, एकदम डिट्टो रटे होने चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है।
पहले ही बार बार आए हैं, उसको मैंने आपको हर बार कहा है, तो आपको याद होना चाहिए। चलो ये हो गया ब्रिक्स का मेंबर। व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब सार्क, सार्क कब बनाई गई? सार्क बनाई गई 1985 में, और ये हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू नेपाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो अपनी ये है, दूसरी है क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल के लिए ना, उसका हेडक्वार्टर हमारा ढाका में है। बिम्स्टेक। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज इंक्लूडिंग द ब्रिक्स इन द लास्ट? तो सबसे लास्ट में कौन आया था? तो साउथ अफ्रीका आया था, 2010 में आया था। लेकिन अब तो ये अपडेट हो चुका है, 2024 में हमने और मेंबर्स को भी इनवाइट कर दिया है। इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है, हमने इनको भी इनवाइट कर दिया है। तो हमें ये भी आप याद कर लेना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। मतलब ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ और आईबीआरडी, मतलब ये वर्ल्ड बैंक जो वाला है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ दो ही बने थे उस टाइम पर, तो आपको दोनों याद होने चाहिए, जो कि ब्रिटेन वुड्स से निकल के आए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये यूएनडीपी के द्वारा निकाली जाती है। तो आपका एक होमवर्क ये हो गया कि जितनी पॉपुलर रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, यूएनईपी की, यूएनडीपी की, या फिर आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, डब्ल्यूटीओ की, ये आपको याद होनी चाहिए। Which of the following World Bank affiliates provide assistance for the poverty elevation to the world poorest countries? तो poorest country के लिए वर्ल्ड बैंक का कौन सा जो affiliation है वो देगा हमारा आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये भी पेपर में आ चुका है। मीगा, मीगा क्या करता है? आपको इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी गारंटी दे देता है ताकि आप इन्वेस्टमेंट करो। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? ये आपकी मॉनेटरी क्राइसिस जब आ जाती है तब ये आपको हेल्प करता है। आईएमएफ ने अभी रिसेंट में पाकिस्तान को लोन दिया है, तो उसमें ये रोल आ गया। When the exchange rate changes from $1.60 to $1.58, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप देखोगे इसमें अब $1 के मुकाबले 58 रुपीज है, मतलब हमें कम पैसा देके $1 मिल सकता है। इसका मतलब रुपये का जो वैल्यू है अप्रिशिएट होगी, डॉलर, और इसका उल्टा डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू द मालथुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज, तो मालथुसियन ने ये कहा था कि भाई अगर हमने पॉपुलेशन को नहीं रोका तो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, और जो फूड है वो बढ़ेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32, लेकिन जो फूड है वो बढ़ेगा दो, चार, छह, आठ, 10, 12 ऐसे। तो इसके बाद क्या होगा कि जो आपको नेचुरल चेक है, फ्लड आ जाना, कोई महामारी आ जाना, इस प्रकार के ये नेचुरल चेक हैं। फिलिप्स कर्व क्या दिखाती है? फिलिप्स कर्व रिलेशन दिखाती है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन होती है फिलिप्स कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स प्रोपेगेटेड द प्योर मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल? तो ये होतरे करके एक थे, फेमस सा नाम है, बट याद रहे तो ठीक है। इन्होंने बताया था प्योर मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। इसके बाद एक बुक है द अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, तो ये मिसेस जॉन रॉबिन्सन है, इन ये ऑथर है। अभी तो ये रिसेंट में नहीं पूछी गई है, बट पहले का है तो याद रख सकते हो। इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया था 1929-30 में, तो किसने फिस्कल पॉलिसी एज ए टूल टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस? तो इट वाज प्रोफेसर कैनीज करके है। तो कैनीज की हाइपोथेसिस बहुत फेमस है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, पूरे वर्ल्ड में शेयर मार्केट गिर गया था। द कमेटी ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज हेडेड बाय, तो जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हेड किए गए थे वो किए थे रघुराम राजन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 23rd गवर्नर भी रहे थे आरबीआई के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कमेंट करके बताना है फिलहाल गवर्नर कौन है आरबीआई के, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था। द प्लान डेवलपमेंट मॉडल वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम, तो प्लान अडॉप्शन ये हमने 1 नवंबर 1951 से हमने ये लागू कर दिया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो इट वाज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट हैड मोर देन 10 बिग इंस्टीट्यूशंस। तो आपको पता होना चाहिए कहां कहां पर प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा है, उसकी एक लिस्ट निकाल के अपना सेव कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, उसमें टैक्स पॉलिसी आता ही आता है।
जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, वो बनाता है आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, वो बनाती है गवर्नमेंट। नरेगा को एमजी नरेगा बनाया गया था 2009 में। 2 अक्टूबर क्यों है, बिकॉज गांधी जी से, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये 2009 में बनाया गया था। इसमें अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का जन्मदिन होता है महात्मा गांधी का भी, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। द इंडियन रुपी वॉज मेड कन्वर्टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट सिंस मार्च 1994। तो हमारा जो करंट अकाउंट है उसमें हमारी फुल कन्वर्टेबिलिटी है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में वो नहीं है, वो ध्यान रखना। आज भी करंट अकाउंट में है, 1994 से है। जो हमारा आईआरडीए है, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंडिया में कब सेटअप किया गया है, ये सेटअप किया गया था 1 अप्रैल 2000 को। इसका हेडक्वार्टर भी याद कर लेना, हैदराबाद तेलंगाना में है। तो जितनी बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ठीक है, आईआरडी हो गया, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है, ये अपना आईआरडी हो गया इसका हैदराबाद। तो ये हेडक्वार्टर, बड़ी बड़ी बॉडीज के हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई का मेन काम क्या नहीं है भाई, करेंसी रेगुलेट करता है, बिल्कुल करता है, छापता भी वही है। क्रेडिट को रेगुलेट करता है, एमएमआर, ये क्या बोलते हैं, ये आरआर, क्या बोलते हैं, रेपो रेट वगैरह चेंज करके, सीआरआर चेंज करके। कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज, यस फॉरेन एक्सचेंज रखता है हमारे पास। फॉरेन ट्रेड का रेगुलेशन करना ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। अंडर विच एग्रीमेंट आईएमएफ वाज एस्टेब्लिश। तो भाई ब्रिटेन वुड्स, ये ऊपर भी आया था, ब्रिटेन वुड्स और वर्ल्ड बैंक दो ही बनाए गए थे, ब्रिटेन, ये आईएमएफ और ये दोनों। नैनो पार्टिकल का साइज कितना होता है, तो ये 1 एनएम से लेके 100 एमएम के बीच में, एनएम के जो भी है नैनो पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब किससे बना होता है, वेरी ट्रेडिशनल क्वेश्चन, टंगस्टन। टंगस्टन की माइंस हमारे भारत में एक ही जगह पर है, मतलब फेमस एक ही जगह पर है, राजस्थान में दिगाना माइंस। तो गाना, गाना कैसे बजेगा, जब आप टंग टंग बजाओगे तो टंगस्टन से, तो ये याद करना, ये बार बार आता है। विच द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। तो हाईएस्ट पर एनर्जी पर क्वांटम ये 200 से लेके 280 के बीच में होते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट रेडिएशन होते हैं। ये दिस आर हार्डकोर फिजिक्स लॉज। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर साल, बट आप अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप छोड़ भी सकते हो। करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, एंड्रॉइड में वॉइस इनपुट होता है बिल्कुल। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, ये गॉड पार्टिकल बोला जाता है। रेड प्लैनेट मार्स को बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट वेव्स नहीं, लाइट सिग्नल्स यूज किए जाते हैं, वो सिंपल सा एक कंसेप्ट है। लेकिन रेड प्लैनेट मार्स है, एक रेड जाइंट, वो जुपिटर को बोलते हैं, रेड जाइंट। ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोल देते हैं। सबसे गर्म प्लैनेट वीनस होता है, जबकि सबसे क्लोजेस्ट मरकरी है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के आपको याद करने पड़ेंगे। यूरानस और वीनस अपोजिट घूमते हैं बाकियों के मुकाबले। वन कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू, तो एक कार्बन क्रेडिट कितना होता है, 1000 किलो ऑफ CO2, उसके बराबर एक कार्बन क्रेडिट होता है, याद रख लेना ये। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो इट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। 1984 का है, लगभग लाखों लोग उसमें मतलब इफेक्ट हो गए थे। ये ध्यान रखना, पेपर में 2 ऑप्शन आएंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल साइनेट। ये आइसो वर्ड बहुत ध्यान रखना, ये हरियाणा में भी आया था, ये यूपी में भी आया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल। मीना माटा, तो एम से मीना, एम से मरकरी। तो मीना माटा किससे होता, क्या करता है, ये मरकरी से होता है। पहले आपका जो थर्मोमीटर होता था ना, उसमें मरकरी आती थी, वो हटा दिया है। जैसे कैडमियम है, कैडमियम से क्या होता है, इतई इतई। इसमें आपकी किडनी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब अंग्स को दिक्कत होती है। आप जो यूरेनियम आइसोटोप यूज करते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो यूरेनियम 235 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरेनियम 235 यूज होता है आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज फॉर द सोलर सेल। तो आप सोलर सेल में आप सिलिकॉन यूज करते हो, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेमीकंडक्टर होते हैं जो सनलाइट को वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सिलिकॉन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। तो इसमें आप देखोगे नाइलॉन, टेफलॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे पॉलीमर्स हैं, बट लेकिन कैप्रोलैक्टम पॉलीमर नहीं है। बैसिलोथुरिंजिनेसिस इज यूज्ड फॉर, तो ये बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स है। इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे आप उसका बायोलॉजिकल नेचर ही चेंज कर देते हो, जैसे बीटी, इसको हम बीटी बोलते हैं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, है ना, ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स भी हैं। तो ये याद रखना, हो सकता है बीटी करके अगली बार फुल फॉर्म पूछ लें, क्योंकि यूकेपीसीएस में ऐसी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। साई की पूछ ली थी, है ना, यूपीआई की पूछ ली थी। तो ऐसे हो सकता है अगली बार बीटी कॉटन देके बीटी के फुल फॉर्म पूछ ले। तो बैसिलोथुरिंजिनेसिस याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो भाई इबोला वायरस से स्मॉल पॉक्स नहीं होता, उससे तो इबोला ही होता है।
स्मॉल पॉक्स किससे होता है? ये एक अलग से वेरियोला वायरस होता है, उससे होता है स्मॉल पॉक्स। बाकी तो आप सिंपल ही है कि भाई बायोमेट्रिक आपकी फिंगर और आइरिस मतलब आंख से स्कैन हो जाता है, और क्लोनिंग में जेनेटिक रेप्लिका बनती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपका पता लग जाता है कि आपका पेरेंट कौन है, और उससे क्राइम में भी आपको पता लग सकता है। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड? तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हमारा विटामिन के जो होता है, और विटामिन के मिलता कहां से है? वो आपको स्पिनच, ब्रोकली, कैरेट्स, यहां से आपको मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A, ये कहां से लॉन्च करी गई? ये लॉन्च करी गई आपकी श्री हरिकोटा से। श्री हरिकोटा हमारा विक्रम साराभाई के नाम से एक स्पेस स्टेशन है, जहां से हमारी सारी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं। साइबर लॉ में डोस क्या है? डोस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। आपका वो सिस्टम बंद कर दिया जाता है साइबर साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। ये पहले आते थे, अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। मल्टीमीडिया में क्या होता है? ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, ईमेल वगैरह कैसे सेंड कर सकते हो? ज्यादा ईमेल आपको कोई भेज दे तो इसको ईमेल बॉम्बिंग बोलते हैं। ऐसा कोई डिवाइस जो दूसरों को इन्फेक्ट कर दे, वो उसको वायरस बोला जाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया में एक से ज्यादा आपने मीडिया यूज कर लिया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। START-1 और START-2, ये ट्रीटी साइन हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद, 2 के बाद यही दो बड़े ग्रुप थे जो कि कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे। तो यहां पर स्ट्रेटेजिक वेपन जो थे उनको कम करने के लिए START-1 START-2 ट्रीटी साइन करी गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट साइंसिंग IIRS, ये देहरादून उत्तराखंड में ही है, तो इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड। तो IIRS। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस तो भाई 2 अक्टूबर को ही होगा, बिकॉज गांधी जी का जन्मदिन है, और गांधी जी के वेपन क्या थे? नॉन वायलेंस और ट्रुथ। तो इससे जरूर होगा 2 अक्टूबर को हमारे लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो इसका मेन काम क्या था कि जो आपका जो इंडिजिनस ब्रीड्स है काऊ की, उसको हम प्रोटेक्ट करें। ये 2015 के आसपास ही लॉन्च हुआ था ये स्कीम, और अभी 2025 यूपीएससी प्री में भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था। पोस्को एक्ट, ये बच्चों के लिए होता है, मतलब बच्चों का जब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है 18 साल से पहले, तो ये वहां पर पोस्को एक्ट लग जाता है चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, पहला अफ्रीकन आदमी जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल बना, तो इट वाज बोस्ट्रोस बोस्ट्रोस घाली करके हैं, 1992 से लेकर 1996 तक। तो ये फर्स्ट अफ्रीकन थे, बोस्ट्रोस करके याद कर लेना। गृह देश सेवा संघ, ये एस्टेब्लिश किसने किया? ये किया था श्रीदेव सुमन जी ने। पहला चेयरमैन कौन रहा उत्तराखंड क्रांति दल का? तो डीडी पंत था। उत्तराखंड का गांधी किसको कहते हैं? तो भाई ये हैं बदोनी, इंदिरामणि बदोनी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार की टर्म ज्यादा आती हैं। अल्मोड़ा कोइंस बियर द नेम, तो अल्मोड़ा कोइंस के ऊपर किसके नाम है? शिवदत्त के, शिवापलता, हरिदत्ता, ये सारे हैं। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा है कि राजा और उनके मतलब कैपिटल वगैरह, तो जैसे आप देखोगे ये तीनों गलत हैं। जो सोमचंद हैं वो राजबुंगा करके हैं, वहीं से बिलोंग करते थे। यहां पर इन्होंने फोर्ट वगैरह भी बनाया था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोमचंद राजबुंगा। हु वाज नोन एज नकाती रानी इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल? गढ़वाल की हिस्ट्री में नकाती रानी किसको बोलते हैं? तो ये कर्णावती रानी थी, इनको ही नकाती रानी बोलते थे। एंड सी वाज द वाइफ ऑफ महीपति शाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गढ़वाल सर्व सर्वाधील बोर्ड 1928 में बनाया था किसके द्वारा? जयानंद भारती। ठीक है, सर्वधील बोर्ड, गढ़वाल सर्वधील बोर्ड। प्रजामंडल देहरादून में जो बनाए गए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो प्रजामंडल का ऑब्जेक्टिव यह था कि लोगों को जो मिसरूल कर रहे हैं तेहरी राज्य वाले, उससे फ्री कराना था बस। सबसे लंबा ग्लेशियर उत्तराखंड का, तो वो हमारा गंगोत्री है भाई, जहां से गंगा निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। 2011 के हिसाब से किस डिस्ट्रिक्ट में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई? तो वो हमारा था उत्तरकाशी, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तरकाशी में लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी भी है, तो ये होना चाहिए। दून किसको बोलते हैं? दून आर द स्ट्रक्चरल वैलीज इन द उत्तराखंड, जैसे देहरादून है उस प्रकार से ये हो गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कन्फ्लुएंस इज द गोविंद घाट? तो गोविंद घाट कहां लोकेटेड है? गोविंद घाट आपका लोकेटेड है महेंद्रगढ़ में, जहां अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा मिलती है वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोस्फीयर रिजर्व? तो भाई हमारे सबसे फेमस बायोस्फीयर हमारा नंदा देवी ही है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। विच राजा उत्तराखंड हैड ट्रेड रिलेशन विद तिब्बत बिफोर 1962 वॉर विद द चाइना? तो चाइना के साथ किसके पहले रिलेशंस थे? चाइना मतलब 1962 वार से पहले, तो वो भोतियाज थे। तो भोतियाज आपको पता रहेगा कि काफी ट्रेड वेड में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं, ट्रांसहुमेंस भी है ये।
मिस्ट्री लेक किसको बोलते हैं? तो भाई जो रूपकुंड लेक है उत्तराखंड की, ये आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, इसको हम स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक लेक है जो सर्दियों में जम जाती है और गर्मियों में ये वो पिघल जाती है। तो उस पानी के नीचे आपको स्केलेटन दिखेंगे सैकड़ों। तो आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि इतने लोग यहाँ पर कैसे मरे थे। इतना जरूर पता चल जाता है कि उनके सिर पे कुछ लगा था बहुत भारी, क्योंकि उनकी मौत सिर पे लगने से हुई थी। तो उनकी जो बोन वगैरह है वो आज भी वहां पर डिकम्पोज नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप उत्तराखंड स्टेट कवर्स द मैक्सिमम सोन एरिया? तो ये पहले भी आ चुका है, ये व्हीट है, बिकॉज व्हीट जो है आपका नेट सोन एरिया का 48% ले लेता है। 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड की लिटरेसी कितनी है? 79.63। मिनिमम फीमेल लिटरेसी कहां थी? उत्तरकाशी, वो भी आ चुका है बार बार। हाईएस्ट स्नो कवर्ड पीक ऑफ उत्तराखंड, इट इज नंदा देवी। वेरी वेरी सबसे बड़ा मतलब नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड का ही। ऑफ द विच द फॉलोइंग रिवर तहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? तो तहरी का जो ये हाइड्रो पावर है ये आपकी भागीरथी पर बनाया गया है मेन तो, बट साथ में भिलंगना भी आपका हो सकता है। केदार वैली डिजास्टर जो हुआ 2013 में, हैवी रेन्स आई, वो किस रिवर के कैचमेंट एरिया से हुआ था? तो वो हमारी रिवर थी मंदाकिनी। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है चोराबारी करके, इसके मेल्ट होने से मंदाकिनी में फ्लड आ गई और वो ज्यादा डिजास्टर हुआ। पहला गवर्नर कौन था उत्तराखंड का? 2000 से लेकर 2003 के बीच में पहला गवर्नर बना, इट वाज सुरजीत सिंह बरनाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट बेनिफिटेड द किसाऊ धाम डैम प्रोजेक्ट? तो ये उत्तराखंड और हिमाचल को फायदा हुआ था दोनों को। किसाऊ किसाऊ डैम प्रोजेक्ट। करंट अफेयर में देखो, जितने भी करंट अफेयर थे 2014 के थे, तो कोई रेलेवेंसी अब बनती नहीं 10 साल बाद। आप कॉमनवेल्थ गेम अब हो चुके हैं, उस प्रकार के भी नहीं है। भारत रत्न उस टाइम मिला था, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सारे ऐसे ही हैं। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल को बनाया गया था। तो गेस्ट कौन था? सीरिया। तो इस प्रकार के बनाए गए थे। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ट्रीटी साइन हुई थी, मैराकेस ट्रीटी, तो वो विजुअली इंपेयर्ड के लिए एक्सेस था कि वो सारे जगहों पर वो जा पाए, पढ़ पाए, ये उनके लिए थी। तो मैराकेस ट्रीटी इज अबाउट विजुअली इंपेयर्ड। बाकी इसमें आप देखो कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको मैं हेल्प मतलब आने वाले एग्जाम में हेल्प कर दे। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इंडियाज वुमेन पार्लियामेंट, ऐसी वुमेन जो 8 बार लगातार जीत चुकी है सेम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इट वाज सुमित्रा महाजन, और ये इंदौर से जीतती हैं, और ये स्पीकर भी रह चुकी है लोकसभा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा एक बुक भी थी आउट ऑफ प्रिंट, तो ये प्रोफेसर जॉर्ज ब्रोक की थी उस टाइम पर, बट अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉर्टिकल्चर एम्बेसडर महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। लेकिन बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज के दिन रेलेवेंसी नहीं रखते, 2015 में रखते थे बट अब नहीं रखते। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट है तो अकेडमी के नंबर्स 9996337109 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू अपलोड हो चुके हैं ऐप पर। कुछ बचे हैं पिछले सालों के, लेकिन वो इतने रेलेवेंट भी नहीं है। आप इनको खत्म करके फटाफट अपनी तैयारी को बेहतर करें। और आप बिलीव मी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो यहां से अगर 10% भी आपको हेल्प हुई तो इट विल बी ग्रेट एज। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।